इसको डिफाइन करा था हमने टोटल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक सिस्टम में कितना हीट कंटेंट है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे डेल्टा एच कहते हैं। तो हम डेल्टा एच को लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। डेल्टा PV क्या होगा? P2V2 माइनस P1। अब हमें पता है कि आइडियल गैस की बात हो रही है, तो हम P2V2 माइनस P1V1 को क्या ले सकते हैं? देखो P2V2 को लिख सकते हैं N2RT2 माइनस N2RT1, ये लिख सकते हैं। तो मान लो कोई गैसियस रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है, ये फॉर अ गैसियस रिएक्शन। तो ज्यादातर गैसियस रिएक्शन होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो मान लो कोई रिएक्शन हो रही है A गैस प्लस B गैस गिव अस 2C गैस प्लस D गैस। तो ऐसी इक्वेशंस के लिए या ऐसी गैसियस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हम डेल्टा H को लिख सकते हैं डेल्टा U टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा Ng, या फिर इसको ऐसे लिखिए डेल्टा Ng R। डेल्टा Ng क्या है? चेंज इन गैसियस मोल्स। देखो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने गैसेस मोल है? 3 है। तो Np माइनस Nr करेंगे तो प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 और 1 2 है, तो डेल्टा Ng क्या हो गया? 1। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारी डेल्टा H की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर दें। मान लो एक रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, ई ब्लॉक पे आएगी। किसके प्रेजेंस में होती है? V2O5 सॉलिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पार्ट है, H2SO4 के प्रोडक्शन में यूज होती है। तो इस गैस के लिए हमसे पूछा गया क्या इस रिएक्शन की डेल्टा यू डेल्टा एच से बड़ी होगी, क्या डेल्टा यू डेल्टा एच के बराबर होगी, क्या डेल्टा यू डेल्टा एच से छोटी होगी। हमें इनमें से एक पता। तो हमें पता है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng। ठीक है, ये तो था डेल्टा एच। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng R। इस रिएक्शन के लिए Ng क्या होगा? ये बैलेंस से पहले चेक करें, 2 2 4, तो इधर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी 2 से कर दूँ तो हो जाएगी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो Ng की वैल्यू निकाली, क्या होगी? तो डेल्टा Ng हो जाएगा, देखिए इधर 4, इधर है 2 मोल्स, डेल्टा Ng होगा 2 माइनस इधर कितने 2 + 1 3, तो कितना हो गया -1। बैलेंस रिएक्शन से डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा Ng हो गया 2 - 3 यानी कि -1। तो
अगर डेल्टा एच को लिखे तो डेल्टा यू माइनस आर टी आएगा। तो डेल्टा एच डेल्टा यू से छोटा होगा ना, अगर डेल्टा यू में से कुछ कम करके डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है तो बड़ा कौन है, डेल्टा यू बड़ा है। तो पहला केस आया कि अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच डेल्टा यू से छोटा होगा। पहला केस हो गया। अब इधर एक दूसरा केस देख लेते हैं। मान लो हेबर्स प्रोसेस की बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। या फिर इसको इस तरह से ना लिखते, हम लिखते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन गैस प्लस 2 मोल्स प्लस नाइट्रोजन। तो इधर 3 आएगा, तो डेल्टा एन जी इसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 और 1 4 और रिएक्टेंट वाली साइड पे जो ज़्यादा जा रहा है। हाँ मैं देखता रहता हूँ, मैं आता हूँ इसमें। तो 4 और रिएक्टेंट वाली साइड पे 2, तो डेल्टा एन जी क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस 2 आर टी, यानी कि डेल्टा एच ऐसे केसेस में डेल्टा यू से बड़ा आता है। जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच कैसा आएगा, डेल्टा यू से बड़ा। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने 28 जून वाले लेक्चर में पढ़ा है, तो उसे पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखे, इस पर डायरेक्ट आओगे तो कंफ्यूज होंगे। ये आज का लेक्चर है, इससे पहले कल की वीडियोस आएंगी वो 28। अब 2 केस हो गए, डेल्टा एन जी 0 से बड़ा, डेल्टा एन जी 0 से छोटा, और अब एक क्या रह गया, डेल्टा एन जी 0 से बराबर। तो वो केस भी देख लेते हैं। तो मैं ऊपर मान लो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या मिलेगा, 2HCl मिलेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होती रिएक्शन। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या होगा, 2 माइनस 1 प्लस 1, डेल्टा एन जी 0, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो गए। तो 3 केसेस आ गए चेंज इन गैसियस मोल्स की। गैसियस मोल्स की बात याद हो रही है, गैसियस मोल्स जी लिखा हो तभी ऐड करना। तो ये मैंने एक केस देखा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एच बड़ा डेल्टा यू से, डेल्टा एन जी नेगेटिव, डेल्टा एच छोटा, और डेल्टा एन जी 0, तो दोनों बड़ा। तो 3 केसेस हो गए। हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये समझ में आ गया है, तो एक खुद करना। तो क्वेश्चन कह रहा है लिथियम नाइट्रेट, लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और डीकम्पोज कर रहा है लिथियम ऑक्साइड में, NO2 गैस में और O2 गैस में। लिथियम ऑक्साइड डीकम्पोज कर रहा है, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट डीकम्पोज कर रहा है इन 3 चीज़ों में, और बैलेंस जरूर करना है इन रिएक्शनों को, बिना बैलेंस करे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमसे पूछा डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में कौन बड़ा होगा, विच विल बी मोर। सोचना इसमें। तो देखो हमें पता है डेल्टा एच बराबर, ठीक है, इधर डेल्टा एन जी कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, ये सॉलिड है, से कंसिडर नहीं करेंगे।
तो प्रोडक्ट वाली साइड पे 5, रिएक्टेंट पे तो चारों सॉलिड है, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे 0, तो डेल्टा एन जी तुम्हारा 5 आ गया। 5 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो कौन बड़ा होगा? डेल्टा एच बड़ा होगा। अब इसी क्वेश्चन को टफ करने का तरीका क्या होता है, इसे इनऑर्गेनिक का पार्ट बना दिया जाए। कैसे बना दिया जाए? हमसे क्वेश्चन दे दिया, अभी क्वेश्चन कर लिया हमने, अब हमें रिएक्शन मिल जाएगी, तो क्वेश्चन आसान है कुछ नहीं करने के लिए। लेकिन अगर हमें लिख के दे दिया स्टेटमेंट दैट डीकंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इन डीकंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या होगा? डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा, क्या डेल्टा एच डेल्टा यू से छोटा होगा, क्या डेल्टा एच डेल्टा यू बड़ा? ये हो गई किसका पार्ट? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। पर ये थ्योरेटिकल भाषा किसकी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीकंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स होंगे एस ब्लॉक के, मैग्नीशियम एस ब्लॉक में है, तो अब ये रिएक्शन तो उन्हीं को आती होगी, उनकी इनऑर्गेनिक अच्छी होगी। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। अब जैसे पता है कि ये कैसे टूटेगा, कौन सी गैसेस निकलेंगी, कौन से सॉलिड निकलेंगे, वही तो फिजिकल केमिस्ट्री लगा पाएगा। तो कोई ये सोचे मैं केवल थर्मो पढ़ लूँ और थोड़ी इनऑर्गेनिक छोड़ दूँ, तो वो थर्मो भी किसी काम की नहीं होगी जब तक उसको पूरी तरह से इनऑर्गेनिक के साथ। तो हर चीज़ को मिला के ही पूरा पेपर कर सकते हैं हम, ये नहीं एक चीज़ छोड़ दें दूसरी पढ़ लें, कोई भी कंसेप्ट छोड़ नहीं सकते अगर हम कंपटीशन की बात करें, ठीक है? क्योंकि वो थर्मो में ही इनऑर्गेनिक का पार्ट डाल देंगे और उसमें 4 नंबर थर्मो भी कह दिए। जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स 8 नंबर की आती है, उस 8 में से 4 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने इनऑर्गेनिक लगा दी थोड़ी सी, और 4 नंबर में मान लो कोई ऑर्गेनिक लगा दी, तो फिर वो थर्मो थोड़ी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि रिएक्शंस को भी याद रखना होता है। ये इसी तरह से मुश्किल हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स, कि अब रिएक्शन देना हमें बंद कर। तो अब इसकी रिएक्शन कैसी है? तो सब इसमें एक्सेप्शन वाली बात ये है कि मैग्नीशियम और लिथियम भले ही दोनों दो अलग अलग ग्रुप में है, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। कैसी रिलेशनशिप शो करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। तो जिस तरह से लिथियम नाइट्रेट टूटा, वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट टूटेगा, भले ही दोनों ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन मेटल है, पर दोनों का डिकम्पोजिशन सेम रहता है। तो जैसी ही लिथियम की रिएक्शन थी वैसे ही मैग्नीशियम की। तो क्या करना है, वही 3 चीज़ें बन जाएंगी। मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसमें टूटेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड O2 और Na। ये क्या होता है? सॉलिड हो जाएगा। अब इसे बैलेंस कर लो, ये दो हो गए मैग्नीशियम, नाइट्रोजन भी 2 कर लो, नाइट्रोजन तो 4 हो गए ना, 2 और 2 4। तो इस रिएक्शन उस वाले क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि वही रिएक्शन दोबारा है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम कैसे रिलेशनशिप शो करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो वही क्वेश्चन भी आ रखा है कि लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद विच एलिमेंट, तो एक तरह से एस ब्लॉक का भी हो गया। तो इनऑर्गेनिक के छोटे छोटे पार्ट जहाँ से मिले एक साइड पे लिखते हैं। मैग्नीशियम लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट्स और लिथियम नाइट्रेट्स डिकम्पोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनऑर्गेनिक तो साइड से थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हैं। तो ये अब आसान हो गया। मैग्नीशियम नाइट्रेट कैसा होता है? सॉलिड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड, ये गैस और ये गैस। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 0, फिर से डेल्टा एन जी क्या आ गया? 5 आ गया, यानी कि डेल्टा एच डेल्टा यू से, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में ये तो आसान था, मुश्किल पार्ट क्या था? ये रिएक्शन था। अभी तो देखिए ये, क्योंकि कुछ नाइट्रेट्स होते हैं जो नाइट्रोजन गैस देते हैं, कुछ पूरी तरह से ऑक्साइड नहीं देते, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो रिएक्शन की याद होनी चाहिए।
तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यही अगर हमें पूछ देता कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू कितना होगा। मान लो टेम्परेचर दे रखा है, कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, 300 केल्विन दे देते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा। यही तो इक्वेशन है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। इसे इधर ले जाओ तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू हो गया डेल्टा एन जी आर टी। एन जी की वैल्यू क्या है 5, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो तुम्हारी डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, लगभग आएगा 12,465 जूल्स या फिर 12.465। तो एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो डेल्टा एच का हमने फॉर्मूला पढ़ा एनसीपी डेल्टा टी और डेल्टा यू होता है एनसीबी डेल्टा टी। डेल्टा एच को कह सकते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और इसको कहते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन एंथैल्पी को कहते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा यू को कहते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसमें सीधा जैसे मान लो स्टेटमेंट में लिखते हैं फाइंड द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ Q at constant pressure and Q at constant, और हमें रिएक्शन दे दी, मान लो कौन सी रिएक्शन दे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन दे दिया। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इसमें डिकम्पोज होता है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि वो रिएक्शन हमेशा देंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड होता है, वाटर और ऑक्सीजन में टूटता है। दूसरी चीज बैलेंस नहीं करोगे तो भी तुम्हारा क्वेश्चन पूरा नहीं पाएगा। अब बैलेंस से 4 4 और 2 और 2 7। तो अब रिएक्शन मिल गई, हमसे पूछा गया Q एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस। Q एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा। तो घुमा के पूछ दिया। अभी मैंने 1 सेकंड पहले लिखा तो तुम्हें याद है, पर यही जब 1.5 महीने बाद एग्जाम होगा या कोई 1 साल बाद की तैयारी कर रहा है तो उसे ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि Q एट कांस्टेंट प्रेशर और Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या चीज़ मुश्किल है, लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही मुश्किल कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, हमसे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का डिफरेंस पूछा और हमें टेम्परेचर दे दिया, मान लो टेम्परेचर क्या दे दो, टेम्परेचर 280 केल्विन और हमसे कैलोरी से पूछा है। तो हमें पता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी देखो क्या होगा, एक ही तो होगा, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, लिक्विड वाले कंसिडर नहीं करते। तो डेल्टा एन जी 1, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होती है, टेम्परेचर 280 दे रखा है, आंसर आ गया 560 केल्विन। इस क्वेश्चन का अगर ये सॉल्यूशन ना लिखा हो तो ऊपर वाला पार्ट कॉम्प्लिकेट ही लगेगा, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे तो हमें लगेगा अरे बड़ा आसान क्वेश्चन। यही लैंग्वेज को वो और बड़ा करके लिखेंगे ताकि हमें देखने में डर लग जाए।
ठीक है। तो ये वो ये नहीं देंगे तुम्हें रिएक्शन डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 तुम्हें पता होना चाहिए कि वाटर में टूटता है, ऑक्सीजन में टूटता है, तुम्हें बैलेंस पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये H2O2 एक लिक्विड है, स्टेट्स पता होनी चाहिए, ठीक। तभी हम क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। एक भी गलती करी तो हमारा गलत रहेगा। अगर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे H2O लिक्विड है या गैस है तो हमारा Ng बदल जाएगा। हमें ये नहीं पता हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बैलेंसिंग कैसे होती है तो भी हमारा Ng चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने इसको डेल्टा यू मान लिया, इसको डेल्टा एच मान लिया तो हमारा साइन उल्टा आ जाएगा। तो ये तो हो गई एंथैल्पी की बात। अब डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। इस लेक्चर से पहले 28 वाला पहले देख लेना वरना पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। आज का 29 का है, ट्यूसडे का लेक्चर, और आपने पहले देखना है 28 मई वाला लेक्चर। उसे करने के बाद इस पे आना, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा एच है और इंटरनल एनर्जी की बात है। इसको डायरेक्ट बंद करना। अब बात करते हैं हीट्स ऑफ रिएक्शन की। तो मान लो कोई रिएक्शन हो रही है A प्लस B से C, तो इसकी डेल्टा H क्या होगी? H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या मिल जाएगी हमें? रिएक्शन की एंथैल्पी के बराबर। तो मान लो जैसे ये डायग्राम आपका केमिकल काइनेटिक्स में 12th में आता है, हम जब कोलिजन्स पढ़ते हैं तो मान लो ये प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये उसकी एनर्जी है, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हमें पता लग रहा है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा? देखो ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसी हो गई? एंडोथर्मिक हुई क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई। किस चीज़ की एनर्जी कैसे बढ़ी? तुमने उसे हीट दी तभी तो उसकी एनर्जी बढ़ी। तो हीट देने की वजह से एनर्जी बढ़ी, इसलिए प्रोसेस कैसी हो गई? एंडोथर्मिक। और यही अगर ये ना होके ये नीचे आ जाता रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो ये प्रोसेस कैसी हो जाती? एक्सोथर्मिक हो जाती, क्योंकि प्रोडक्ट वाली साइड की एनर्जी घट गई। तो हमारा डेल्टा एच कैसा आ जाता? नेगेटिव, क्योंकि एच पी जो होता वो एच आर से कम होता। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी घट रही है तो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ रही है तो प्रोसेस है एंडोथर्मिक। ऐसा क्यों होता है? देखो, तुम्हें रिएक्शन कराने के लिए कुछ बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और कुछ बॉन्ड तुम्हें नए बनाने पड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी दोगे, और बॉन्ड बनाओगे तो एनर्जी मिलेगी। तो अगर बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा ताकत लग रही है एज कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्म होने में, तो हमारी एनर्जी क्या है? हमें नेट एनर्जी देनी पड़ रही है। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी निकल रही है तो हमारी एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये डेल्टा एच का डिफरेंस दिया था। कुछ बॉन्ड तोड़ने के लिए तुमने एनर्जी दी और बॉन्ड बना तो तुम्हें एनर्जी वापस मिली। उस वापस मिली और दी का जो डिफरेंस होता है वही रिएक्शन की एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक नेचर को बताता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो नाइट्रोजन गैस अमोनिया बना रही है, ठीक है, और इसकी एंथैल्पी होती है -98 किलो जूल। मुझे याद ही मान लेते 98 होती है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट की
रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी वो 98 किलो जूल कम हो गई। सिस्टम की एनर्जी रिड्यूसेस बाय 98। तो ये प्रोसेस कैसी है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो एक्सोथर्मिक, और बढ़ रही है तो एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो देख लेते हैं। तो रिएक्शन की एंथैल्पी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या दे देगी, रिएक्शन की एंथैल्पी। तो डेल्टा एच हमारा किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है फिजिकल स्टेट्स। मान लो तुमने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन गैस से और H2O बनाया लिक्विड स्टेट में, और यही तुमने रिएक्शन करा और H2O बनाया गैसियस स्टेट में। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H1, इसकी है डेल्टा H2। क्या दोनों बराबर होंगे? क्या डेल्टा H1 डेल्टा H2 बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि देखो हमारी इधर H2O लिक्विड बन रहा है, इधर H2O गैस बन रहा है। इक्वेशन को याद करो, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। Ng बदल जाएगा, और Ng बदल जाएगा तो क्या चीज हो जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू। तो ये दोनों बराबर नहीं है। दूसरी चीज ये भी देख लो, H2O लिक्विड है और ये H2O गैस है। तुम्हें H2O लिक्विड को गैस बनाने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी। ये लिक्विड है, लिक्विड से गैस बनाने के लिए क्या करोगे, एनर्जी दोगे। ठीक है, तो पहली चीज डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट पे कि गैस है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है। दूसरी चीज एलोट्रोपिक फॉर्म पे डिपेंड करता है। मान लो पहला तुमने कार्बन का एलोट्रॉप लिया डायमंड, प्लस ऑक्सीजन गैस करी, CO2 बनाया, डेल्टा H बनाया कुछ, और फिर तुमने लिया ग्रेफाइट और तुमने बनाया CO2। तो इस केस में भी डेल्टा H1 डेल्टा H2 के बराबर नहीं होता, वो एलोट्रॉप पे भी डिपेंड करता है। डायमंड की अलग होगी, ग्रेफाइट की अलग होगी। फिर तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म, फिजिकल स्टेट्स। तीसरा होता है सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी डिपेंड करता है। अब हमें डेल्टा H सबके स्टैंडर्ड जानना है। अब मान लो तुमसे किसी ने कहा कि मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो अगर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे करा तो हमारी डेल्टा H अलग आएगी, किसी और ने डिफरेंट कंडीशन पे करा तो उसकी डेल्टा H अलग आएगी। तो स्टैंडर्डाइज कैसे होगा? स्टैंडर्डाइज का मतलब कि हमें तो एक रिएक्शन कराते समय पर्टिकुलर वैल्यू पता होनी चाहिए ना। हम तो शीट बनाएंगे, मान लो कि इसका इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, तो हमें पता होनी चाहिए ना कि इसकी एंथैल्पी क्या है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो फिक्स्ड वैल्यू निकालने के लिए हमने एक टर्म दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, जिसे हम डेल्टा H0 भी कहते हैं।
डेल्टा एच नॉट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और इसके लिए हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया 1 atm और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 298 केल्विन। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को हमने 1 मोलर मान दिया। तो इन तीनों कंडीशन पर जो भी एंथैल्पी आएगी उसको हम डेल्टा एच नॉट कहेंगे, स्टैंडर्ड होगी। तो टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1। तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और क्या बातें बताई हमें? और मैं बताया कि जो फ्री स्टेट में एंथैल्पी चेंजेस होता है वो जीरो होता है। जैसे हमसे पूछा जाए डेल्टा एच Cl2 के फॉर्मेशन में क्या होगा? जीरो, क्योंकि वो फ्री स्टेट में ऐसे ही मिलता है। इसी तरह से Br2 का क्या होगा? जीरो। ऑक्सीजन का जीरो, स्टैंडर्ड। और डेल्टा एच फॉर ग्रेफाइट, कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट, जीरो। तो और भी गैस हो सकती है, Cl2 हो गया, Sbr हो गया। नाइट्रोजन, डेल्टा नाइट्रोजन क्या हो गया? जीरो। डेल्टा एच नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया? जीरो। तो जो फ्री स्टेट में यानी कि जो इनका नेटिव स्टेट में पाए जाने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनकी एंथैल्पी चेंज क्या होगी? जीरो होगी। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे तो मिलते हैं यूनिवर्स में। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलता है। इनकी एंथैल्पी चेंज क्या होगी? जीरो। एक चीज और याद रखना, भले ही ग्रेफाइट की जीरो होती है पर डायमंड की जीरो नहीं होती, ठीक है ना। और फॉस्फोरस की भी क्योंकि एलोट्रॉप्स में मैंने बताया एंथैल्पी डिफरेंस होता है कि डेल्टा एच फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने ग्रेफाइट की जीरो मानी है, तो डायमंड की जीरो नहीं होगी। और किसकी होती है? वाइट फॉस्फोरस की होती है। फॉस्फोरस के पी ब्लॉक में पढ़ोगे 3-4 एलोट्रॉप्स होते हैं, वाइट, रेड, ब्लैक। तो डेल्टा एच वाइट फॉस्फोरस की जीरो लेते हैं। इसी तरह से सल्फर के एलोट्रॉप्स में डेल्टा एच S8 की जीरो लेते हैं। ऑर्थोरोम्बिक के नाम से। तो इसी पे बेस्ड एक एंथैल्पी है जो हमें पढ़नी है। उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसको ही कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज इफ 1 mole of a compound is formed by its constituent elements। एक मोल कंपाउंड को इंडियन फ्री एलिमेंट, ये जरूर फ्री एलिमेंटल स्टेट में बताता हूँ। तो एक मोल कंपाउंड को बनाने के लिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को उनके फ्री एलिमेंट स्टेट में लिया, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है वो उस कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर उस कंपाउंड की एंथैल्पी कहलाएगी। जैसे कि हमने CO2 की चाहिए,
तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है? कार्बन से बनता है। कार्बन फ्री स्टेट में ऐसे बनता है, और ऑक्सीजन फ्री स्टेट में किस फॉर्म में आता है? O2 के फॉर्म में आता है। ये CO2 गैस हो गया। तो डेल्टा H फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की किसके बराबर होगी? डेल्टा H CO2 माइनस डेल्टा H O2 माइनस डेल्टा H C। तो ये दोनों तो जीरो होते हैं, हमने अभी पढ़ा। ऑक्सीजन की चेंज इन एंथैल्पी जीरो होगी, और कार्बन की भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगी? जीरो होगी। तो डेल्टा H फॉर्मेशन किसके बराबर आ गया? डेल्टा H। तो इस रिएक्शन की जो डेल्टा H आएगी, मान लो X आई, वही होगी डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर CO2। इस रिएक्शन की हमने एंथैल्पी चेंज निकाल ली, वही कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की तो जीरो होगी। देखो एंथैल्पी क्या होता है? डेल्टा H प्रोडक्ट, डेल्टा H माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा H प्रोडक्ट है डेल्टा ऑफ CO2, रिएक्टेंट है कार्बन और O2, तो डेल्टा कार्बन और डेल्टा H O2, ये दोनों क्या है? जीरो। तो रिएक्शन की एंथैल्पी ही किसके बराबर आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर। तो एक बात और याद रखना कि जितनी ज़्यादा डेल्टा H फॉर्मेशन नेगेटिव होगी, उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल। मोर डेल्टा H फॉर्मेशन नेगेटिव, मोर कंपाउंड स्टेबल। जिसकी एंथैल्पी, जिसको बनाने में ज़्यादा हीट निकल रही है, उसकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ज़्यादा स्टेबल है ना। नेगेटिव का मतलब एनर्जी डिक्रीज करिए, और आपको पता है केमिस्ट्री में एनर्जी के बदले क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी तुम्हें दे रहा है, मतलब उसको उतनी ज़्यादा क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी। तो हमेशा याद रखना, किसी कंपाउंड की डेल्टा H फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव है तो वो ज़्यादा स्टेबल। इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। बार बार बता रहा हूँ, इसका पहला लेक्चर जरूर देखना, फिर आगे बढ़ रहा है। एंथैल्पी का कंसेप्ट समझना, जो 28 वाली तारीख है। एकदम से इस पे आओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट डेल्टा H फॉर्मेशन, ये डेल्टा H फॉर द गिवन रिएक्शन। CH4 का कंबशन होगा, गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और वाटर। बैलेंस करना जरूरी है। सब बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन की हमसे डेल्टा H पूछी है, और हमें दे रखी है डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर मीथेन। डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर मीथेन, CO2 एंड H2। क्या क्या दे रखी है? मीथेन की दे रखी है 80 किलो जूल पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी है -400 किलो जूल पर मोल, और वाटर की दे रखी है -300 किलो जूल पर। अच्छा, ऑक्सीजन की नहीं दे रखी, क्यों नहीं दे रखी? ऑक्सीजन की इसलिए नहीं दे रखी क्योंकि उसकी क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। ठीक है, स्पेशली उन्होंने बताया नहीं। कोई कंफ्यूज सोचेगा मिसप्रिंट हो गया, ऑक्सीजन की नहीं दे रखी, इस क्वेश्चन में सबको बोनस मिल जाएगा, ऐसा
ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगी, 0। तो ये बात याद रखना, मिसप्रिंट समझ के छोड़ मत आना कि बोनस मिल जाएगा, ये 3 ही मिलेंगे। तो इसमें हमें एंथैल्पी चेंज पूछा, तो देखो एंथैल्पी चेंज तो सिंपल सा ही है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, उसकी एंथैल्पी पर मोल कितनी है, माइनस का 400। फिर वाटर की कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। पर वाटर के कितने मोल्स है इस बात को मत भूलना। क्यों नहीं भूलना, क्योंकि डेल्टा एच है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अमाउंट ऑफ मेटल से डिपेंड करता है, फर्क पड़ता है। तो 1 मोल लोगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से लोगे तो ये डबल कर दो, ये डबल नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो -400 -300 × 2। अब बात हो रही है माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में केवल एक मीथेन ही तो है, इसकी तो 0 है, तो मीथेन की कितनी दे रखी है, -80 80 दे रखी है, 1 ही मोल है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 400 + 600 -80 आ जाएगा माइनस का 920 किलोजूल। तो ये हो गई डेल्टा एच फॉर दी गिवन रिएक्शन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। हमें रिएक्शन दे रखी है, अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है और दे रहा है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर। रिएक्शन बैलेंस कर दे, ठीक है। तो इसने हमसे कहा है कि डेल्टा एच ये सॉलिड है, तो हमें दे रखी है डेल्टा एच फॉर्मेशन अमोनियम नाइट्रेट N2 और वाटर की क्या क्या दे रखी है, -480 और 300। अच्छा इसकी प्लस है, तो कुछ नहीं करना, डेल्टा एच क्या हो जाएगी रिएक्शन की, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो H2O के 2 मोल्स, तो 2 × -300। फिर ये 80 एक ही मोल है, प्लस का साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा एच मान लो ये आ गया, डेल्टा एच आ गया तुम्हारा -600 और माइनस माइनस प्लस, -600 -520 माइनस का 120, ये तुम्हारा आ गया डेल्टा एच। अब तुमसे डेल्टा यू और पूछ रहे थे, इस क्वेश्चन में अगर डेल्टा यू और पूछते, चलो टेम्परेचर दे दो, तो डेल्टा यू क्या होता है पता होना चाहिए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। टेम्परेचर दे रखा है, आर की वैल्यू 8.314 रख देना, टेम्परेचर 298 केल्विन रख देना, आर की वैल्यू 8.314 रखोगे इंटू 10 × -3 करना, क्योंकि ये किलो जूल्स में, डेल्टा एच जो है वो हमारा किलो जूल्स में, तो डेल्टा यू भी किलो जूल्स में निकालेंगे। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या होगा, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये लिक्विड है, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये करोगे तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी, तो सॉल्व कर लेना, इसमें डेल्टा यू तुम्हारा लगभग आ जाएगा -122.3
47 किलो जूल। मैंने 10⁻³ इसलिए करा क्योंकि ये जूल्स में आता और ये किलो जूल्स में होता, तो दोनों को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आर की वैल्यू किलो जूल्स में आती है। तो ये क्वेश्चन को फर्दर मैंने कर दिया कि अगर इस क्वेश्चन में डेल्टा यू भी पूछते थे तो हम इस इक्वेशन से वो क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई कि एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जो हीट चेंज आएगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखते हैं, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बात आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की एक स्पेशल बात ये है कि ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। कंबशन में हमेशा हीट निकलेगी, तुम किसी को जलाओगे तो हीट ही देगा, तो ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसको रिएक्शन में अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल, 1 मोल वर्ड मत भूल जाना, 1 मोल of a substance is burned in the presence of excess of oxygen or air। एक ही बात होती है ऑक्सीजन और एयर। तो 1 मोल कंपाउंड को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जितनी हीट निकलेगी वो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। फॉर एग्जांपल कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच कंबशन के। यहाँ से ये चेंज लाने में जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, जो हीट रिलीज हो रही है, जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वो क्या है, डेल्टा एच है। और उसी डेल्टा एच को हमने डेल्टा एच कंबशन दिया। इस रिएक्शन की डेल्टा एच को एक स्पेशल नाम दे दिया। क्या दे दिया नाम, डेल्टा एच ऑफ कंबशन। 1 मोल कार्बन के एक्सिस ऑक्सीजन में कंबशन करने पर जो एनर्जी चेंज आया, जो हीट रिलीज हुई, उसी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसीलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा क्या, इजी सा कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया, ये है ब्यूटेन, सॉरी इथेन। इस इथेन की हमने करी ऑक्सीडेशन और हमें पूरी रिएक्शन दे रखी है हमारे क्वेश्चन में। बैलेंस भी कर रखा उन्होंने, तुम्हारा फायदा कर दिया उन्होंने, तुम्हें बैलेंस करके रिएक्शन दे दी। और इधर आ जाएगा वाटर बनेगा, कार्बन 4, हाइड्रोजन 2, 6 12, 6। ऑक्सीजन कितनी है, 8 14, तो 7 से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रिएक्शन की डेल्टा एच जो है वो है -750 किलो कैलोरी। तो डेल्टा एच कंबशन क्या होगा, किसका, इथेन का। इस रिएक्शन की, ये इथेन की कंबशन की रिएक्शन है, एंथैल्पी चेंज -750 और डेल्टा एच कंबशन ऑफ इथेन क्या होगा, बहुत आसान सा सवाल है, पूछ लिया। तो बच गएंगे। सर ने अभी बताया कि अगर किसी कंबशन हो रहा है तो जो एंथैल्पी चेंज आई वही कंबशन की रिएक्शन हो जाएगी। ऑप्शन में -750 लिखेगा, हो गया 4 नंबर आसान हो गया। ये 750 ऑप्शन में हो गई तो सीधा सीधा कर देंगे, आसान क्वेश्चन आ गया पहली बार सब लोग का। पर ऐसा नहीं, स्पेशली मैंने बताया इस वर्ड को ध्यान रखना, 1 मोल। तो 1 मोल नहीं है यहाँ पे, इथेन के 2 मोल लेंगे, तो ये डबल है, ये कंबशन एंड ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डेल्टा एच। तुम 2 लोगे तो तुम्हारा आंसर डबल आ जाएगा। असली आंसर क्या होगा, डेल्टा एच बाई 2 यानी कि -750/2 यानी कि -375। और पता है उनके ऑप्शंस कैसे होंगे, पहला ऑप्शन -750, दूसरा ऑप्शन +750, सी वो दे देंगे तुम्हें 0 और डी दे देंगे नन ऑफ
वो नहीं देंगे -375 ताकि तुम्हारा ध्यान लग जाए कि तुम 2 से डिवाइड करते थे, या फिर और भी अच्छा दे देंगे, कांट बी डिटरमाइन। अच्छे देंगे थ्योरेटिकली, और मौका नहीं देंगे वो तुम्हें कि वो तुम ध्यान दे दो कि 2 से डिवाइड होकर 375 ऑप्शन में है कि शायद कुछ चेंज हो। -750 + 750 कांट बी डिटरमाइन नन ऑफ दिस। थोड़ा सा जल्दबाजी वाला अगर बच्चा होगा वो ये कर देगा, कोई सोचेगा कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो ये कर दो, कुछ ये भी लगा देगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका -370। आसान सा क्वेश्चन था, बस ये चीज़ जिसने ध्यान नहीं दी कि ये 2 मोल्स के लिए दे रखी है ना कि 1 मोल्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंथैल्पी इसलिए ऐसा। तो इसके बाद देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज़ होती है। कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू से डिसाइड होता है कि हमारा फ्यूल कितना अच्छा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू, तो मान लो कि कंबशन ऑफ मीथेन से तुम्हें 800 किलो जूल एनर्जी मिली, और कंबशन ऑफ क्या नाम है इथेन लेने ब्यूटेन लेने तुम्हें मिला 1600 किलो जूल। एक से 800 मिली, दूसरे से 1600 मिली। अब तुमसे पूछा गया इन दोनों में कौन अच्छा फ्यूल है, ये है ये है। तुमको सोचोगे कि कंबशन में इसके 800 मिल रही है एनर्जी, -800 का मतलब एनर्जी या हीट निकल रही है, साइन ध्यान रखना। तो ये सोचेंगे कि हम -800 और -1600 में बड़ा कौन है, ये है। तो सब कहेंगे भाई ब्यूटेन क्या है, बेटर फ्यूल है। पर ये गलत। क्यों गलत है? देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल के लिए डिफाइन है, पर जब हम फ्यूल लेंगे तो हम 1 मोल के हिसाब से लेंगे कि हमें 1 मोल ब्यूटेन दे दो, हमारी गाड़ी में 1 मोल पेट्रोल डाल दो, 1 मोल मीथेन दे दो। ऐसा तो होता नहीं। हम किस में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं, लीटर में बात करते हैं। तो पर मोल ना लेके हम पर ग्राम में निकालेंगे इसकी हीट कितनी मिल रही है। तो 1 मोल मीथेन यानी कि 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन तुम्हें 800 किलो जूल दे दे रहा है। और वही ब्यूटेन की बात करें तो 1 मोल ब्यूटेन कितना होता है, 1248 और 58 ग्राम से तुम्हें 1600 किलो जूल मिल रही है। तो पर ग्राम निकालो, पर ग्राम मीथेन से हमें मिला 50 और पर ग्राम ब्यूटेन से कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा तुम्हारा 29/800 और ये लगभग आ जाएगा 29 to 58 मान लो नियर 23 आ जाएगा। नियरली क्या आ जाएगा, लगभग तुम्हारा 23 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। पर फिलहाल इससे कम ही आएगा, 29 और ये आ रही है 30, ये आ रहा है 50। तो ये तुम्हें दे रहा है 1 ग्राम में 50 किलो जूल, और इससे 1 ग्राम लोगे तो केवल 30 किलो जूल। तो ये है कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम मीथेन से 50 किलो जूल एनर्जी मिल रही है और 1 ग्राम ब्यूटेन से 30 किलो जूल एनर्जी मिल रही है। तो कौन बेटर है? तो डेल्टा एच कंबशन से डिसाइड नहीं होता फ्यूल अच्छा है कि नहीं, किससे डिसाइड होता है, कैलोरीफिक। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कैलोरीफिक वैल्यू से, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस पर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 gram of fuel is, तो कभी भी कंबशन वाली एंथैल्पी देख के
फैसला मत कर देना कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए उसकी मोलर मास से डिपेंड। तो क्या फॉर्मूला हो गया कैलोरीफिक वैल्यू का? कैलोरीफिक वैल्यू बराबर डेल्टा एच कंबशन अपॉन मोलर मास। तो भले ही इसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन ज्यादा थी पर ये बेकार फ्यूल है एज कंपेयर टू मीथेन। बेकार नहीं मतलब अच्छा ही होगा, कंपैरिजन की बात होगी। 90 भी अच्छे नंबर और 100 भी अच्छे हैं, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो 100 ज़्यादा अच्छा है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। हमें 3 हीट्स दे रखी है, डेल्टा एच एफ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और O2। तीनों की O2 की तो नहीं देंगे, O2 तो होती है क्या, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की है -400, -300 और मीथेन की है -80 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। हमसे क्या कहा गया, कैलकुलेट amount of heat evolved if 1 meter cube of methane is burned under NTP। तो अंडर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अगर मैं 1 मीटर क्यूब मीथेन की वॉल्यूम बर्न कर रहा हूं तो मुझे कितनी हीट मिलेगी। तो इसकी पहले क्या लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मीथेन को हम बर्न कर रहे हैं तो कंबशन हो रहा है उसका, ये रिएक्शन आ जाएगी। तो ज्यादातर हम क्या करेंगे कि पहले तो हम डेल्टा एच रिएक्शन निकाल देंगे। तो डेल्टा एच रिएक्शन या फिर डेल्टा एच कंबशन क्या हो जाएगी, CO2 + 2H2 की ऐड करेंगे, उसमें किसकी माइनस कर देंगे, मीथेन की माइनस कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है -400, वाटर 1 मोल की 302 की 600, माइनस मीथेन -80, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एच कंबशन क्या आ गया, अभी करें वही दोबारा आ गया माइनस का 920 किलोजूल पर मोल। क्या आ गया, माइनस का 920 आ गया। अब हमें एक बात पता है, अब हमें चाहिए इतनी, ये तो 1 मोल पे है, हमारे पास मीथेन कितना है 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का यूनिट है, हमें चाहिए मोल्स में। तो हमें पता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है गैस का 1 मोल के बराबर। इसको लीटर में कन्वर्ट करो, कितना लीटर हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो 1000 लीटर में कितने मोल होंगे, 1/22.4 1000 मोल। बस, तो ये पर मोल है, 1 मोल में इतनी, तो इतनों में कितनी मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा। तो -920 × 1000 अपॉन 22.4 किलोजूल, ये आ गया आंसर। अच्छी खासी आ रहेगी। नियर अबाउट आएगा 4107.2 किलोजूल। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा पहले, और ये हमें मोल फ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर से पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है 298 केल्विन 180 पर 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर जगह रखती है। तो 1000 लीटर कितनी रखेगी, 1/22.4 इंटू।
थोड़ी बहुत एंथैल्पीज और होती हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होती हूँ, केवल नाम ही बहुत है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो एक मोल लिक्विड को एक मोल सॉलिड में कन्वर्ट किया तो जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो क्या कहलाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच फ्यूजन। एक मोल लिक्विड को एक मोल सॉलिड में चेंज करा तो जो एंथैल्पी चेंज आया उसको क्या कह देंगे, डेल्टा एच फ्यूजन। जैसे कि H2O लिक्विड से H2O सॉलिड हुआ, इसका रिएक्शन का डेल्टा एच क्या कहलाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन। फिर इसी तरह से होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एक मोल लिक्विड को एक उसी के गैसियस मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच वेपराइजेशन। तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है, सब्लिमेशन। देखो ये हो गए फ्यूजन, वेपराइजेशन और लास्ट सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस से, ठीक है। तो मान लो H2O सॉलिड से सीधा हमने H2O गैस बनाया, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में चेंज करा, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन लिक्विड से सॉलिड, सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस। जैसे कैम्फर होता है कपूर, कपूर सीधा किस में बन जाता है, गैस में बदल जाता है, तो वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन प्रोसेस का। कपूर देखा ना, वो जलाते सीधा गैस बन जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन। तो ये हो गई डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पी। अब एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है जिसे कहते हैं हेस लॉ। क्या होता है, हेस लॉ। हेस लॉ किस लिए हेल्प होता है हमारा, मान लो दो एक रिएक्शन है ए से बी, उसकी एंथैल्पी चेंज है x, और एक क्या हुआ, हमने पहले ए से सी बना लिया और फिर सी से बी बना लिया, ये हो गया y और ये हो गई z, एंथैल्पी चेंज इनकी। ये तीन रिएक्शन है, एक में ए से बी बना और दूसरी ये दो रिएक्शन है, ए से सी बनाया और सी से बी बना लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए से बी और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, z प्लस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन को कितने स्टेप में करो फर्क नहीं पड़ता, एंथैल्पी चेंज इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को कितने भी स्टेप्स में कर लेते तो उनकी डिफरेंट एंथैल्पी को ऐड करके हम फाइनल एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो x किसके बराबर हो गया, z प्लस वाई के, और इसी को हेस लॉ कि क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करता, जो हमारी डेल्टा एच है वो डिपेंड नहीं करेगी आपने कितने स्टेप्स पे रिएक्शन करी, डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा एच, डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेप्स टेकन, इट डिपेंड्स only on initial and final condition या फिर स्टेट। आप किसी भी तरह से रिएक्शन को कराओ, एंथैल्पी चेंज जो होगा वो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस ही होगा। तो इसकी हेल्प से हमने हेस लॉ का यूज करा कि अगर हम 3-4 रिएक्शंस की एंथैल्पी ऐड करें तो हमें फाइनल रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं इसका,
एक कार्बन से हमने पहले CO2 बनाया, कार्बन सॉलिड लिया, हाफ मोल O2 और ये बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में हमने फिर से ऑक्सीजन डाला और बना दी CO2 गैस। हमसे पूछा गया डेल्टा H फॉर कार्बन, इस रिएक्शन का डेल्टा H हमसे पूछा गया और इन दोनों का हमें दे रखा है, इसका A है, इसका B है, इसका पूछा। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूं तो ये CO से ये CO कट जाएगा, क्या आ जाएगा कार्बन सॉलिड प्लस हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो इन दोनों को ऐड करने पर मुझे फाइनल रिएक्शन मिल गई, तो इस फाइनल रिएक्शन की एंथैल्पी भी तो इन दोनों को ऐड करने पर मिल जाएगी। तो डेल्टा H हो जाएगा, इस आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल A प्लस। इस रिएक्शन को मैंने 2 स्टेप में कराया, तो उन 2 स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आया उन दोनों को ऐड करके मैंने इस रिएक्शन की एंथैल्पी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से और फॉर्म कर रहा है Fe और CO2, 2 मोल्स Fe, 3 मोल्स CO2। और दूसरी रिएक्शन दी हमें फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड से और बना रही है Fe और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों की एंथैल्पी दे रखी है, डेल्टा H1 इसका है -20 और इसका है -10। हमसे पूछा गया इस रिएक्शन की डेल्टा H हमें बतानी है। इन दोनों रिएक्शन की डेल्टा H की हेल्प से तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि ये वाली रिएक्शन हमें मिल जाए। तो देखो Fe2O3 1 मोल है पर FeO के 2 मोल्स हैं, तो मैं अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और दोनों रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो देखना, देखो ये तो Fe2O3 एज इट इज आ जाएगा, 3CO ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2CO हो गया, 3CO में से 2CO गए तो कितना बचा, 1CO। अब ये जो 2FeO है माइनस का हो गया है तो किधर चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। 2Fe 2 × 2Fe कट गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये 2 हो गई, 3 थी 3 में से 2 गया, तो उन दोनों रिएक्शन को माइनस करने से हमें ये वाली रिएक्शन मिल जा रही है, पर पहले इसके 2 से मल्टीप्लाई करा तो डेल्टा H क्या होगा, -20 प्लस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और क्या कर रहे हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हो दोनों को, तभी तो उधर जाएगा। -20 × -2 × -10 हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, एंथैल्पी चेंज क्या आ गया, 0। तो ये हमने हैश लॉ का 10 नहीं है 18, तो ये 2 × 18 हो जाएगा और एंथैल्पी चेंज -20 + 36 यानी कि +16 किलो जूल पर।
तो ये था हेस लॉ का एप्लीकेशन। हमने इस रिएक्शन को इन दोनों की हेल्प से बनाया और इस यही चेंज जो मल्टीप्लाई हम इस रिएक्शन में कर रहे हैं वो हमें इसमें करना पड़ा और उससे हमारा आंसर हमें मिल गया। एक और क्वेश्चन करने से डेल्टा एच इस रिएक्शन का निकालना है। अगर हमें दे रखा है C2H6 ये रिएक्शन है, CO2 इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है और हमें दे रखा है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर CO2 H2O और C2H6 क्या क्या दे रखा है 20 70 90 यूनिट है किलो कैलोरी पर। इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा हमसे। डेल्टा एच इस रिएक्शन का क्या होगा, दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये है कि देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्ट। प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है तो उसकी डेल्टा एच एफ लिखेंगे। 1 मोल की कितनी है 90, 2 की और क्या है वाटर, 1 की कितनी है 70, 3 की कितनी होगी। रिएक्टेंट वाली साइड पे इसकी तो होगी 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में। इसका कितना मोल है 1 मोल है तो C2H6 की क्या हो गई -2। सीधा आंसर आ जाएगा इससे -180 -180 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये आ जाएगा -370 किलो पर। तो अगर तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है सबकी तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। पर यही अगर तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना देकर एंथैल्पी ऑफ कंबशन और फॉर्मेशन दोनों देते हो, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो गया। एक स्पेशल क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर इथेनॉल। इथेनॉल C2H5 होता है, इसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन पूछी है और हमें दे रखा है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथेनॉल, सॉरी वाटर दे रखी है 250, डेल्टा एच है वाटर और CO2 की दे रखी है -250 किलो जूल पर मोल और CO2 की दे रखी है -400 किलो जूल पर मोल। तीसरी चीज हमें क्या दे रखी है डेल्टा एच कंबशन फॉर C2H5OH एस -100 किलो। तो हमें 3 रिएक्शन, हमें फॉर्मेशन H2 और CO2 का दे रखा था और हमसे अब इथेनॉल का पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो इथेनॉल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, वाटर चाहिए, सॉरी हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन कौन से फॉर्म में मिलता है सॉलिड के फॉर्म में, हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन
ये होगी डेल्टा एच फॉर्मेशन। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इस तरह से बैलेंस करना कि ये 1 मोल ही रहे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन 2 हो गए, यहाँ 3 से कर दो और यहाँ 1/2। तो इस रिएक्शन की हमें डेल्टा एच निकालनी है, ये तो हमें पता है क्योंकि यही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथेनॉल की रिएक्शन। इसकी जो डेल्टा एच होगी वही हमारा आंसर होगा। किसी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए वो जिन चीज़ों से बना हुआ है उनका एलिमेंटल स्टेट लिखते हैं। तो कार्बन इस स्टेट में होता है, हाइड्रोजन इसमें और ऑक्सीजन इसमें। इससे हमने इथेनॉल बना लिया। अब इन तीनों रिएक्शन को लिखते हैं। वाटर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, और 1 मोल बनाना है, 1 मोल बना के चलना। तो H2 + O2 गिव्स यू, अब हमें क्या है इस पर कितनी दे रखी है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2 -250 किलो जूल। और हमें क्या दे रखा है CO2 की फॉर्मेशन। तो CO2 कैसे बनता है C + O2, ये कितना दे रखा है हमें डेल्टा एच -400 किलो जूल पर मोल। और हमें दे रखी है कंबशन इथेनॉल का। तो इथेनॉल के कंबशन की रिएक्शन में ये हमें दे रखा है -100 किलो जूल पर मोल। तो इन तीनों रिएक्शन को जोड़कर हमने ये वाली रिएक्शन बनाई। ये 3 रिएक्शन को ऐसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि हमारी ये रिएक्शन फॉर्म हो जाए। ठीक है, हमें पे इन तीनों की एंथैल्पी है और इसकी इस तरह से लिखो कि हमें इसकी एंथैल्पी इन तीनों की हेल्प से मिलेगी। तो कैसे हो सकता है, तो देखो हमें चाहिए 3 मोल्स हाइड्रोजन की। तो अगर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन हमें 2 चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट हमें इथेनॉल राइट हैंड साइड में चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। या तो सब्ट्रैक्ट कर लो या -1 से मल्टीप्लाई कर लो। बात एक ही है। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 हाइड्रोजन, ये हो गया 3/2 O2 प्लस 2 O2। 3/2 + 2 कितना होता है, और -1 तो कितना आ जाएगा 5/2 - 1/2 कितना हो गया 1/, ठीक है। ये है 3/2, 5/2 माइनस क्या आ जाएगा 1/2। ये रिएक्शन थोड़ा सा चेंज करो, सही से। तो हमारा 3 से मल्टीप्लाई करा हमने और इसको हमने 2 से करा और लास्ट वाले को -1 से करा। तो देखो ये 3/2 1.5 + 2.5 और 1 माइनस कर लिया तो 1/2 हो गया। अब हमारा 2 कार्बन चाहिए था, हमारा 2 कार्बन आ गया, 3 H2O आ गया, ½ मोल ऑक्सीजन के आ गए, -1 +1 और ये हो गया CO2। देखो 2 CO2 -1 CO2 कितनी हो जाएंगी, सही है ना? ठीक है, CO2 कैंसिल हो गए, 2 यहाँ से और -1 डिजिट्स गलत है। यहाँ पे बैलेंस नहीं, देखो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है रिएक्शन को। बैलेंस नहीं करा इसलिए हमारी रिएक्शन गलत हो गई। ये है पूरी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब सही
देखो याद रखना रिएक्शन बैलेंस हमें तो डायरेक्टली कि ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी। तो बैलेंस नहीं करेंगे तो भी हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। बैलेंसिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो अगर मैं अब करूँगा माइनस तो मेरा आंसर आ जाएगा -250 इंटू 3 माइनस डेल्टा एच हो जाएगा -250 इंटू 3 -400 इंटू 2 और इसको हमने -1 से करना है तो -100 इंटू -1 हो जाएगा प्लस। तुम्हारा आंसर आ गया डेल्टा एच का -1450 किलोजूल। ये है इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसकी? इथेनॉल। तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करा हमने, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे हमें ये रिएक्शन मिली। तो ये हो गया डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है।